लास्ट क्लास में डिस्कसिंग अबाउट आरबीसी. ओके, एंड टुडे कैरी ऑन आगे. एस एल एच सी भी बचा हुआ था. देखिए, यस का मायने होता है यहाँ पर, मीनिंग ऑफ यस स्मॉलेस्ट, और एल का मतलब होता है लार्जेस्ट. तो इन जनरली स्मॉलेस्ट आरबीसी प्रेजेंट इन मस्क डियर. सबसे छोटी आरबीसी मस्क डियर में होती है. यू नो मस्क डियर? मस्क डियर इज ए स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड. उत्तराखंड का वो स्टेट राज्य पशु है मस्क डियर, जिसको कस्तूरी मृग भी कहते हैं. उसका आरबीसी सबसे छोटा होता है. यूपी पीसा मिश्रा का क्वेश्चन आता रहता है. लार्जेस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट आरबीसी फाउंड इन फ्रॉग. सबसे बड़ी आरबीसी मेढक में होती है. हमारी आपकी आरबीसी बड़ी नहीं होती है. सबसे बड़ी आरबीसी मेढक में होती है. समझ में सबको आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बेटा? अब आगे देखते हैं. इसके बाद एस हो गया, एल हो गया, एच. एच का मतलब होता है हिल एरिया. द पीपुल हु लिव इन हाई एल्टीट्यूड, द पीपुल हु लिव्ड इन हाई एल्टीट्यूड या इन हिल एरिया, देयर चिक become red. The people who live in high altitude, in generally their cheek become red because in their blood more number of RBC. पहाड़ों में रहने वाले व्यक्तियों के गाल लाल होते हैं क्योंकि उनके रक्त में आरबीसी की संख्या लगभग नियर अबाउट 15 to 20% अधिक होती है आरबीसी. ऐसा क्यों होता है बता सकते हैं? देखिए, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, ये प्लेन है और ये थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड पे गए, तो आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा. जैसे ही आप अधिक ऊंचाई पे जाएंगे तो वहाँ की एयर की डेंसिटी कम हो जाती है. वहाँ पे डेंसिटी क्या होगी? एयर की कम हो जाएगी. इट मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो डिक्रीजेस. आरबीसी की जो अवेलेबिलिटी है वो भी क्या होगी? घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. अब जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ. मान लीजिए आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बन चुके हैं. आपने मनी को इकट्ठा किया और वांट टू मेक ए होम. एक होम बनाना चाहते हैं. आपने एक प्लॉट खरीद लिया और होम बनाना चाहते हैं. प्लॉट बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में, क्योंकि कंजेस्टेड एरिया के ही प्लॉट महंगे होते हैं. प्लॉट आपने ले लिया, 1 लाख ईंट मंगवा ली. 1 लाख ईंट मंगवा ली और यहाँ पर 10 लेबर लगा दिए. यहाँ पे जो मिस्त्री काम कर रहे हैं उनको पर डे 1000 ब्रिक्स चाहिए. 1000 ब्रिक्स पर डे चाहिए. तो जो 1 लाख आपने ईंट मंगवाई, कुछ ईंट तो आपने जहाँ प्लॉट है उसके पास गिरवा दी, फिर जगह नहीं था तो कुछ आपने ईंट
थोड़ा सा दूर गिरवाना पड़ा क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं था। आपने जब 10 लेबर को लगाया तो यहाँ से आराम से 10 लेबर जो है पर डे 1000 ईंट को मिस्त्रियों तक पहुँचा दे रहे थे। काम बढ़िया से चल रहा था। जब यहाँ की ईंट समाप्त हो गई, अब लेबर को ईंट की ज़रूरत थी, मतलब मिस्त्री को और ईंट की ज़रूरत थी। अब यहाँ से जब लेबर ने ईंट को उठाना शुरू किया, ढोना शुरू किया, बहुत खींचा खांची कर रहे थे, तो 800, 850, 900 ईंट को यहाँ पहुँचा पा रहे थे, ज़्यादा नहीं पहुँचा पा रहे थे। 1000 की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे। अब इस प्रॉब्लम का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? या तो ये तरीका है कि पूरा का पूरा प्लॉट इधर खसकावें, या तो पूरा ईंट इधर खसकावें। ये तो बेवकूफ़ी की बात है, प्लॉट तो खिसक नहीं सकता, ईंट खिसक नहीं सकती। तो एक तरीका है इंक्रीज द नंबर ऑफ लेबर, लेबर बढ़ा देंगे, आपकी डिमांड पूरी होने लगेगी। यही हाल आपके शरीर में होता है। जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो होता क्या है, आपके बॉडी में एक ग्लैंड होती है, वो ग्लैंड का भी काम करती है और ऑर्गन का भी काम करती है। ऑर्गन भी है, ग्लैंड भी है। एक्चुअल में आप उसे अपने बॉडी में ऑर्गन के नाम से जानते हैं, वो है किडनी। ये किडनी है जिसको आप कहते हैं ऑर्गन। इसका काम क्या होता है? आपके ब्लड को फिल्टर करना, ये इसका काम होता है। तो फिल्टर के साथ में ये एक काम और करता है। क्या करता है? ये आल्सो releases a special kind of hormone which is known as erythropoietin. This is the name of the hormone. देखिए थोड़ा सा बताते हैं, आगे तो टॉपिक है, ग्लैंड पढ़ाएंगे। ग्लैंड का मतलब होता है, मैंने बताया भी था, समथिंग बनावे, समथिंग निकले, सिंथेसाइज समथिंग एंड रिलीजेस समथिंग, उसे कहते हैं हार्मोन, उसे कहते हैं सॉरी ग्लैंड। अब देखिए आपके बॉडी का ईच एंड एवरी इंटरनल ऑर्गन का अपना एक वर्क है, वो वर्क तो करता है। साथ में ईच एंड एवरी इंटरनल ऑर्गन रिलीजेस एनी ऑफ दी वन ऑफ दी हार्मोन, कोई ना कोई हार्मोन वो निकालता जरूर है। तो इंटरनल ऑर्गन आपका ऑर्गन भी है और ग्लैंड भी है। लेकिन कुछ ऐसे भाग हैं जो केवल ग्लैंड है, ऑर्गन नहीं है। जैसे आप आगे पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। लेकिन कुछ ऐसे भाग होते हैं आपके बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन भी है और ग्लैंड का भी, दोनों काम करते हैं, है ना। तो ये जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जब आप पहाड़ों पे जाएंगे, योर किडनी रिलीजेस इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन एंड दिस हार्मोन इंसिस्ट रेड बोन मैरो। दिस इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इंसिस्ट रेड बोन मैरो, यानी ये जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है लाल अस्थि मज्जा को प्रेरित करेगा। किस लिए प्रेरित करेगा? प्रेरित करेगा टू फॉर्म मोर नंबर ऑफ आरबीसी, मोर नंबर ऑफ आरबीसी। आपने डोपिंग का नाम सुना है? नाडा, और एक नाडा बना है, एक वाडा बना है। नाडा वाडा का नाम सुना है? क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, खासकर जो एथलीट होते हैं,
वो कुछ इंजेक्शन लेते हैं, कुछ दवाएं लेते हैं, स्टेरॉयड वगैरह लेते हैं। वो सब क्या करते हैं, इस हार्मोन का भी इंजेक्शन लिया जाता है, कुछ स्टेरॉयड भी लेते हैं, कुछ और भी। तो पूरी एक लिस्ट है, आप नेट पे जाएंगे तो पूरी लिस्ट निकलेगी दवाओं की। जैसे आप कफ सिरप पीते हैं तो उसमें भी वो दवा होती है। तो जब वो लेंगे तो क्या होगा, आपके बॉडी में आरबीसी का नंबर इंक्रीज कर देगा। और जब दौड़ रहे हैं तो उस समय क्या डिमांड है, ऑक्सीजन की, नहीं सांस फूलने लगेगी। ज़्यादा आरबीसी ज़्यादा ऑक्सीजन पकड़ेगी, ज़्यादा बॉडी के सेल को सप्लाई करेगी, आप हांफेंगे नहीं, आप जीत जाएंगे। इसलिए ये जो वाडा के वाडा के ही गाइडलाइन पर नाडा काम करता है। वाडा इन्हें गाइड, आप तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी यूज़ करते हैं, इसमें भी जेनेटिक इंजीनियरिंग आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अब तो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी के तरीके से भी डोपिंग करते हैं। वो अभी नहीं समझ में आएगा, जब आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग में आएंगे तब आपको बताएंगे। तो वाडा जो है वो एक एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसी के गाइडलाइन पर नाडा काम करता है। और ये सब क्या करते हैं कि जो भी आप स्पोर्ट्समैन है, जो भी एथलीट है, जो भी स्टेरॉयड लेता है या कोई भी ड्रग्स लेता है, उस ड्रग्स के कारण उसके बॉडी के सेल तक ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, इससे वो जीत जाता है। ये है कि शरीर को नुकसान बहुत होता है। अब गोल्ड मेडल लेने के लिए थोड़ा नुकसान आदमी सह लेता है, लेकिन गोल्ड मेडल तो मिल जाता है। तो समझ गए, तो इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन यहाँ से रिलीज होगी और कहाँ जाएगी, रेड बोन मैरो तक। और रेड बोन मैरो फॉर्म मोर नंबर ऑफ आरबीसी। हिंदी में लिखना चाहें लिख लीजिए। किडनी से इरिथ्रोपोइटीन नामक हार्मोन निकलता है, 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 जो लाल अस्थि मज्जा में पहुंचकर आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है। यही कारण है कि पहाड़ों में रहने वाले व्यक्तियों के रक्त में आरबीसी की संख्या लगभग 15 से 20% समतल में रहने वाले व्यक्तियों से अधिक होती है। People who live in high altitude, in their blood number of RBCs about 15 to 20% more than the people who live in plain area। आप भी जाएंगे ना पहाड़ों में, 2.5 से 3 महीने के बाद आपका भी गाल टमाटर की तरह लाल लाल हो जाएगा। देखेंगे पहाड़ी जब पहाड़ को चढ़ता है तो उतना हाफता नहीं है, तेजी से चढ़ जाएगा। अभी हम आप चढ़ेंगे ना, हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो पहाड़ों पे रह रहा है तो उसी तरह से उसका बॉडी ने उस एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट कर लिया है। हम जाएंगे वहाँ तो हमारी बॉडी को अडॉप्ट करने में कुछ समय लगता है, लगभग 2.5-3 महीना लग जाएगा एडजस्ट करने में। समझ रहे हैं ना, आगे बढ़ें, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है,
सी का मतलब होता है कलर। कलर देखिए, जो आरबीसी का कलर होता है वो क्या होता है? रेड होता है। आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड होता है। जगह नहीं है क्या बैठने की? नहीं है तो वहां बोलिए तो लगा दे। आरबीसी का कलर जो होता है वो रेड होता है। रेड कलर का कारण क्या, पहले आइए इसको देखते हैं। देखिए, आरबीसी का कलर जो रेड होता है, रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ पिगमेंट। यू नो पिगमेंट? पिगमेंट को हिंदी में वर्णक कहते हैं। वर्णक, वर्णक कहते हैं पिगमेंट। और उस पिगमेंट का नाम है, पिगमेंट के कारण होता है। पिगमेंट को हिंदी में आप, जो हिंदी वाले हैं, इसको कहते हैं वर्णक। पिगमेंट जो होता है आपके बॉडी में वो है हीमोग्लोबिन। एक चीज समझिएगा, जब आप नेट पे जाएंगे हीमोग्लोबिन की जो उसमें डेफिनेशन है अलग मिलेगी। HEME मिलेगी। जो बुक्स आएगी पुरानी वगैरह तो उसमें ये मिला है, तो आप चाहे उसको लिखिए चाहे इसको लिखिए। हीमोग्लोबिन एक वर्णक है, एक पिगमेंट है। इसी के कारण हीमोग्लोबिन, इसी के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। अब एक चीज समझते हैं, एक जो एलाइव आरबीसी है, जिंदा आरबीसी, एलाइव आरबीसी, एलाइव आरबीसी, लाइव आरबीसी, एलाइव आरबीसी के 34% पार्ट को हीमोग्लोबिन बनाता है। जीवित आरबीसी के 34% भाग को हीमोग्लोबिन बनाता है। एलाइव आरबीसी के 34% भाग को हीमोग्लोबिन बनाता है। एलाइव आरबीसी कंटेन 34% पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। जीवित आरबीसी के 34% भाग को हीमोग्लोबिन बनाता है। बट डेड एंड ड्राई आरबीसी contain about 90% HB। यहाँ 34% HB है। अब आप कहेंगे सर कैसे बढ़ गया? एलाइव आरबीसी के 34% भाग को हीमोग्लोबिन बना रहा है और डेड और ड्राई आरबीसी के 90% पार्ट को हीमोग्लोबिन बना, कैसे बढ़ गया? भाई आप लोग सोच रहे होंगे, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? हम आपसे कहें कि 10% चीनी का शरबत बनाएं, 10% चीनी का शरबत बनाओ, तो क्या करेंगे? वाटर ले लिया 1 लीटर, डाल दिया 100 ग्राम शुगर, 100 ग्राम शुगर डाल दिया इसमें।
तो ये 10% चीनी का शरबत बना। अब इसमें हम कहें कि ओनली यू रिमूव हियर, यहां से निकाल लीजिए हाफ लीटर वाटर, केवल आधा लीटर वाटर निकालना है, चीनी नहीं निकालना है। तो बॉयल करके जैसे भी होगा, अब वाटर आधा लीटर निकाल लेंगे तो कितना % सोल्यूशन होगा, सोच के बताओ। 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी, तो 10% का शरबत बना, 10% सोल्यूशन हुआ। अब आधा लीटर पानी निकाल लेंगे तो कितना % का सोल्यूशन बनेगा? हम्म सोच के बताओ यार, इसमें कितना टाइम, इसमें कौन सी बड़ी चीज। हाँ, 5% हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, 1 लीटर पानी था तो 100 ग्राम चीनी था, तो 10% हुआ। अब आधा लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी है ना, चीनी जस्ट डबल हो गया, तो 20% का सोल्यूशन नहीं हुआ, 20% का हो गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? किसके निकल जाने पर? पानी के निकल जाने पर। तो मैंने ये क्या लिखा, डेड एंड ड्राई। आरबीसी मरेगी तभी तो, पानी पूरा निकल गया तो मर गई। तो डेड एंड ड्राई आरबीसी में क्या होगा, क्या होगा? हीमोग्लोबिन 90% हो गया। इसी तरीके से मानव के शरीर में, यहां से भी कई बार समझ लीजिए, एक जीवित मानव के शरीर में लगभग 14 से 15% प्रोटीन होता है। 14 to 15% प्रोटीन होता है एलाइव बॉडी में। और डेड एंड ड्राई बॉडी में प्रोटीन 50% हो गया। कैसे बढ़ गया? डेड हो गया और ड्राई हो गया, सारा पानी निकाल दीजिए, कंटेंट तो उतना ही है ना। जब पानी निकल जाएगा तो प्रोटीन का % बढ़ जाएगा ना, अमाउंट उतना है, अमाउंट उतना ही है। जब पानी निकल गया तो अमाउंट तो उतना ही है, लेकिन % क्या हो गया, बढ़ गया। ये बात समझ में आई? अब आगे देखते हैं, ये बात इतनी समझ में आई। अब हीमोग्लोबिन की डिटेल में आते हैं। अब आप देखिए कि 1 ग्राम एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैपेबल टू कैरी 1.34 ग्राम ऑक्सीजन। कैपेबल टू कैरी 1.34 ग्राम ऑक्सीजन। इतनी बात समझ में आई है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हीमोग्लोबिन के बारे में डिटेल में आए। हम्म हीमोग्लोबिन इज ए रेस्पायरेटरी पिगमेंट, लिखना चाहे तो लिख लीजिए। हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन इज ए रेस्पायरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन इज ए रेस्पायरेटरी पिगमेंट, एक श्वसन वर्णक होता है। आप देखिए, हीमोग्लोबिन एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ हीम
इसको इससे भी लिख सकते हैं, HEME, हीम, है ना। कंसिस्ट ऑफ हीम प्लस ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बना है हीम प्लस ग्लोबिन का। देखिए लास्ट में आयन लग रहा है, ये क्या है, एक प्रोटीन है। अब हीम को देखें हीम बना है आयरन प्लस पोरफीरिन, आयरन प्लस पोरफीरिन का ये बना हुआ है, आयरन प्लस पोरफीरिन का बना हुआ है, समझ रहे ना। अब यहां पर एक चीज सिमिलरिटी देखेंगे, एक और पिगमेंट की बात करते हैं। एक और पिगमेंट होता है, एक और रंगा पदार्थ होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। ये कहाँ मिलता है, पौधों में मिलता है। इसका काम है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ऑक्सीजन को पकड़ना और शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना। और एक और पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल, कहाँ मिलता है, वो भी एक सेल में मिलता है। किसमें मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हो अपने आप में एक छोटी कोशिका, सेल विद इन सेल कहा जाता है इसीलिए। अब जो क्लोरोफिल है, आइए उससे इसका सिमिलरिटी देखते हैं, फिर इसका नॉर्मल लाइफ में क्या यूज है देखते हैं। क्लोरोफिल, अब ये जो क्लोरोफिल है ये बना है किसका, क्लोरोफिल किसका बना हुआ है, क्लोरोफिल बना हुआ है मैग्नीशियम प्लस पोरफीरिन। मैग्नीशियम प्लस पोरफीरिन का बना है कौन, क्लोरोफिल, ठीक है। प्लांट में हरा रंग इसके कारण होता है। अब देखिए, आपने एक लोहे की कढ़ाई ले ली, लोहे का बर्तन ले लिया, ठीक है। उसमें हरी सब्जी बना रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल इसमें बना रहे हैं लोहे की कढ़ाई में। तो जब लोहे की कढ़ाई में इस हरी सब्जी को बनाएंगे तो हरी सब्जी में तो ये है ना, मैग्नीशियम भी है, और लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो कुछ थोड़ा बहुत आयरन भी मिलेगा, तो ये बन नहीं जाएगा। अब अगर खाने में ठीक ठाक मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं, खाने में ठीक ठाक मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं तो हीमोग्लोबिन बन जाएगा। अब शहरी इलाकों में एनीमिया और गांव के इलाकों में जो एनीमिया है वो थोड़ा अलग अलग होता है। आइए देखते हैं शहर में किस तरीके का एनीमिया मिलेगा और गांव में, रूरल एरिया में रहने वाले लोगों में किस तरीके का एनीमिया मिलेगा। पहले गांव के इलाके की बात करते हैं। गांव में जो एनीमिया दिखेगा, क्योंकि गांव में अक्सर जो खाना बनाया जाता है वो लोहे की कढ़ाई वढ़ाई में बनाते हैं, लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं। अगर फैमिली नॉनवेज नहीं खाती है, केवल वेज पे डिपेंड है, दालों का रेट देख रहे हैं क्या है, 150 किलो, 150 रुपये किलो से भी महंगी है दाल, 160 170 रुपये किलो आजकल अरहर की दाल का मैं बता रहा हूँ रेट।
पिजन पी जिसको कहते हैं, ये रेट चल रहा है। तो गांव में जो एक बहुत सामान्य सी फैमिली है, गरीब फैमिली है, तो बहुत ज़्यादा दाल का उपयोग रोज नहीं कर पाती। दाल का उपयोग करेगी तो दाल में कुछ और मिला के करेगी, और जो भी सब्जियां वो खाएगा, जो भी खाते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा की कमी रहती। लेकिन जो सब्जियां वो इसमें बनाएगी, किसमें, लोहे के बर्तन में, आयरन उसको भरपूर मिलेगा, पोरफिरीन भरपूर मिलेगा, हीम भरपूर मिलेगा। अब अगर उसके भोजन में प्रोटीन की कमी होगी तो ग्लोबिन प्रोटीन नहीं बन पाएगी। ये ग्लोबिन प्रोटीन नहीं बन पाएगी, और जब नहीं बन पाएगी तो नेचुरली है कि क्या होगा, उसके रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होगी। हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आरबीसी की भी कमी होगी, और जब आरबीसी की कमी होगी तो एनीमिया होगा, या इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइटोपिनिया होगा। ये प्रोटीन की कमी से प्रोटीन की कमी से एनीमिया होगा। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? भारत में आप देखें तो यहाँ आप उधर बिहार से लेकर के उधर पश्चिम बंगाल तक, कुछ मामले असम तक में आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो एनीमिया से ग्रसित होती, क्योंकि महिलाओं के रक्त में आरबीसी की संख्या, मैंने लिखाया भी है आपको, पुरुषों की तुलना में कम होती है। तो आप देखेंगे एवरी सेकेंड लेडी सफरिंग विथ एनीमिया। तो एक तो एनीमिया का कारण ये समझ में आया, लोहे के बर्तन का एक फायदा है, आयरन मिला। अब शहरी इलाकों में आए, शहर में क्या होता है कि जो खाना बनता है वो नॉन स्टिकी बर्तन में बनता है। यू नो नॉन स्टिकी बर्तन? नॉन स्टिकी बर्तन में क्या होता है, देखिए प्लास्टिक जो होता है, जो आज आप प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, इन जनरली प्लास्टिक्स आर टू टाइप, है तो कई टाइप के। जनरली जो प्लास्टिक आप आज यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, आज से करीब आप जाएं 40 साल 50 साल पहले तो उतना प्लास्टिक का यूज नहीं होता था। बर्तन का यूज होता था या पत्तों का यूज होता था, पत्ते में खाना दिया जाता था। आज भी बहुत जगह देखेंगे तो जब लोग भोज वोज करते हैं तो आज भी पत्ते का यूज करते हैं, लेकिन पत्ता आजकल महंगा पड़ रहा है। प्लास्टिक का जो थर्माकोल का या जो प्लास्टिक का प्लेट वगैरह बनती है तो सस्ती पड़ती है। तो प्लास्टिक बेसिकली टू टाइप के होते हैं, समझिए। जब मैं पढ़ाया करूं तो मेरी तरफ मुखातिब हुआ करिए, ना नेट खोल के देखा करिए, ना नेट बाबा आपको जवाब देगा, मैं गारंटी से कहता हूं। और नेट बाबा में इतना साइट खुलेगा कि खोपड़िया घूम जाएगी, बंद करके रख देंगे। इसलिए जब मैं समझाया करूं तो मेरी तरफ ध्यान से देखा करिए, कभी भी बात मत करिए। अगर आपको वास्तव में सक्सेस चाहिए तो जब टीचर पढ़ाए तो ध्यान से देखिए। लिखते समय छूट जाए कोई बात नहीं, पड़ोसी से देख के लिख लीजिए, इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। खैर, तो अब क्या है कि जो प्लास्टिक होता है बेसिकली, देखिए टू टाइप के होते हैं। प्लास्टिक टू टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं थर्मोप्लास्टिक, एक प्रकार से आपका ये इन्वायरमेंट का पार्ट चल रहा है। इन्वायरमेंट जो पढ़ते हैं ना, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, वो सारी चीज़ें इसमें एक साथ लेके चलता हूँ मैं। दूसरा जो है आपका प्लास्टिक है, इसको कहते हैं थर्मो
सेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये दोनों प्लास्टिक में क्या अंतर होता है, आप अपनी भाषा में इसको समझ लीजिए। ऐसी प्लास्टिक जो टूट फूट जाए और कबाड़ी खरीद के ले जाए, कुछ पैसा दे जाए, वो थर्मोप्लास्टिक है। ऐसे घर में इस्तेमाल किए हुआ जाने वाला बकेट है, मग है ना, नहाने की जो बाल्टी होती है प्लास्टिक की है, टूट गई और कबाड़ी आया खरीद के ले गया, कुछ पैसा दे गया, वो हो गई थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग का प्लास्टिक का मतलब जिसको कबाड़ी भी ना पूछे, मतलब ये है कि ये वाला प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकता है, ये आगे चल करके ई कचरा, ई वेस्ट नहीं क्रिएट करेगा कौन। और ये वाला प्लास्टिक क्या है, कबाड़ी भी ना पूछे। सबसे ज्यादा समस्या ई कचरा में कौन सी है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे आपका जो बैग लेके आए हैं, ये टेफ्लॉन है, या आपका जो जेब में रखे मोबाइल का कैबिनेट है, कंप्यूटर का कैबिनेट है, लैपटॉप का कैबिनेट है, ये सब क्या हो गया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो जो शहर में जो नॉन स्टिकी बर्तन बनाए जाते हैं, उसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक लेप लगा देते हैं यहाँ पर, और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का लेप लगाते हैं वो एक्चुअल में टेफ्लॉन होता है, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर को सह सकता है, कैन कैपेबल टू बियर वेरी हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर को ये बियर कर सकता है। अब इसमें जब आप खाना बनाएंगे तो नेचुरली इसको इसीलिए लगाया जाता है कि इसमें खाना न चिपके। और इसमें आप जानते हैं कि जब आप खरीदते हैं तो लकड़ी की करछुल वगैरह दी जाती है कि लकड़ी की करछुल से चलाइए, और जब घर में लेके आते हैं तो लकड़ी वाली करछुल अक्सर टूट जाती है। तो घर में जो जनरली स्टील की जो करछुल होती है वही लेकर के शुरू हो जाते हैं। तो होता क्या है कि ये जो प्लास्टिक है, ठीक है, एक तो ये जो बनते हैं बर्तन, ये एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। एल्युमिनियम वैसे बहुत सॉफ्ट होता है, वो बर्तन एल्युमिनियम के होते भी नहीं, ये ड्यूरालमीन के होते हैं, ये मिश्र धातु है, यानी इंग्लिश में कहते हैं एलॉय है, एलॉय, जो एल्युमिनियम के साथ में और एलिमेंट मिला करके इसको बनाया जाता है, जिसको ड्यूरालमीन कहते हैं। जैसे घर में कुकर वगैरह होता है, क्यों मिलाते हैं, क्योंकि सख्त हो जाए, एल्युमिनियम थोड़ा सॉफ्ट होता है। और एल्युमिनियम का एक्स्ट्रा अमाउंट आपके शरीर में जाएगा, टॉक्सिक इफेक्ट होता है। आयरन का टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एल्युमिनियम का टॉक्सिक इफेक्ट होगा। एक तो ये एल्युमिनियम का बना रहता है, ऊपर से ये लगा दिया, और जब आपने खाना इसमें बनाया, इसको करछुल से चलाना शुरू किया, तो ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये आपके फूड के साथ मिला, या एल्युमिनियम फूड के साथ मिला, और ये आपके बॉडी में गया, दैट कॉजेज डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले उतने कैंसर नहीं होते थे जितना आज होते हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, लंग्स कैंसर, थ्रोट कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, यूट्रस कैंसर। भारत में तो पता है आपको कि लगभग 46% महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल वर्ड आता है सर्विक्स से, सर्विक्स दिस इज ए पार्ट ऑफ द यूट्रस। सर्विक्स इज ए पार्ट ऑफ द यूट्रस। 46% है भारत में रेशियो। आपको पता है वर्ल्ड का रेशियो क्या है, 23%, जस्ट डबल। भारत में क्यों जाता है,
इसके लिए जानने के लिए लगभग आज से 30-40 साल पहले जाएंगे। 30-40 साल भी नहीं, लगभग 30 साल मैक्सिमम जाए। तो एक समय ऐसा था कि गर्भ निरोधक गोलियां इस्तेमाल की जाती थी, कंट्रासेप्टिव पिल। शादी हो गई है, बच्चे हो गए एक दो, तो बच्चे नहीं चाहिए, तो गर्भ निरोधक गोलियां इस्तेमाल करते थे। वो हार्मोनल गोलियां होती थी, उनको महिलाएं खाती थी, क्योंकि एवरी 28 डेज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो खाती थी कि बच्चे ना हो। उसका सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ कैंसर का। दूसरा, कम उम्र में विवाह। ये दो मुख्य रीजन का कारण ये हुआ कि भारत में अब तो काफी हद तक कंट्रोल हुआ, क्योंकि इसी सबको देखते हुए जो गर्भ निरोधक गोलियां, जैसे उस समय एक नाम दिया था माला डी, गर्भ निरोधक गोलियों पर रोक लगा दी गई, उसको बंद कर दिया गया। अब उसके लिए दूसरा तरीका यूज भले किया गया, लेकिन उसको बंद कर दिया गया। समझ रहे हैं? तो कैंसर का कारण ये बनता है। तो अगर यहां पर आप देखें, जो एनीमिया का कारण बनेगा शहरी इलाकों में, तो शहरी इलाकों में एनीमिया का कारण है आयरन की कमी। आयरन कहाँ से मिलेगा? हरी सब्जी खा रहे हैं तो हरी सब्जी में आपको कहा जाता है पालक खाइए, ये खाइए, कुछ मात्रा में होता है। आयरन की प्रचुर मात्रा तब होगी जब हरी सब्जी को लोहे की कढ़ाई में बनाए। सब्जी का रंग भले काला काला हो जाएगा, लेकिन वो सेहत के लिए अच्छी होगी। लेकिन हमको आपको देखने में खाना अच्छा लगे, देखने में सुंदर हो, चाहे अंदर से बेकार हो, हम वही खाते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको आयरन नहीं मिलेगा। जब आयरन नहीं मिलेगा तो नेचुरली है, शहर में रहने वाले प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन की कमी नहीं। अगर नॉनवेज खा रहे हैं तो प्रोटीन मिल रहा, अंडा खा रहे हैं, अंडे में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल रहा है। जिस घर में पैसे की कमी नहीं है, वहाँ प्रोटीन की भी कमी नहीं है। जो पढ़े लिखे उनको पता है प्रोटीन किस में मिलता है, वो सब खा रहे। लेकिन जाने अनजाने में आयरन की कमी शहर में इसी कारण से होती है। जो नॉन स्टिकी बर्तन में खाना बनता है, कुछ दिन में देखेंगे कि ऊपर जो उसमें परत चढ़ी रहती है वो उतर जाती है, अंदर से एल्युमिनियम झांकने लगता है, झांकने लगता है ना। अब अंदर से वो झांक रहा है, खाना उसमें बना रहा है, वो एल्युमिनियम का कुछ मात्रा आपके फूड में मिल रहा है। अब वो जो एल्युमिनियम की मात्रा आपके बॉडी में बढ़ेगी, वो कुछ ना कुछ आपके बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट देगा, क्योंकि एल्युमिनियम की डिमांड आपके शरीर को बहुत कम मात्रा में है, टॉक्सिक इफेक्ट देगा। तो बात समझ में आई? इसलिए क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन से जो एक सिमिलरिटी मैंने आपको दिखाई, अगर घर में खाना सब्जी, हरी सब्जी खाना है। अब देखिए, अगर इसको आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एल्युमिनियम का बर्तन लोहे के बर्तन से अच्छा है। फिजिक्स क्या कहता है? एल्युमिनियम इज ए गुड कंडक्टर देन द आयरन। कम ईंधन खर्चा होगा किसमें? एल्युमिनियम के बर्तन में बनाने में। और लोहे के बर्तन में ईंधन ज़्यादा। अब ईंधन बचा के क्या कर लेंगे? जो सबसे बड़ा माल हमारा है, शरीर हमारा, वही जा रहा है, तो क्या करेंगे हम बचा करके? ईंधन। तो सबसे बेहतर होता है लोहे की कढ़ाई में खाने को बनाना, सबसे बढ़िया होता है। तो बात समझ गए आप? आयरन क्या है, ये क्या है। और देखिए इस तरीके की जो, अब आगे बढ़ते हैं तो HLC समझ गए, अब B समझना है लास्ट। और एक चीज और समझ लीजिए, एक नॉर्मल ह्यूमन के ब्लड में, एक नॉर्मल सामान्य पुरुष के ब्लड में लगभग 14 से 15%
Hb होता है। एक नॉर्मल मेल ब्लड कंटेन 14 to 15% Hb। एक समान पुरुष के रक्त में 14 से 15% हीमोग्लोबिन होता है। एक सामान्य पुरुष के रक्त में 14 से 15% हीमोग्लोबिन होता है। एक समान स्त्री के रक्त में लगभग 10 से 12% हीमोग्लोबिन होता है। एंड नॉर्मल वुमेन ब्लड कंटेन 10 to 12% हीमोग्लोबिन। समझ गए? इस तरीके से आपको पढ़ना रहता है। जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें वेट ज़्यादा है। अब आरबीसी का स्ट्रक्चर क्या है, अंदर कैसे बना है, इससे आपको मतलब नहीं है। इससे मतलब उसको है जो डॉक्टर एमबीबीएस कर रहा है या जो बायोकेमिस्ट्री एमएससी बायोकेमिस्ट्री में कर रहा है उसको मतलब होता है। कोई स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा कार्बन कहाँ लगा है, कौन सा हाइड्रोजन कहाँ लगा है, इससे आपको मतलब नहीं है। और एक चीज़ आपको और बता दें, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आता है, एक ऑक्टोपस होता है। सुना है नाम ऑक्टोपस का? ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो ब्लू होता है। ऑक्टोपस का ब्लड ब्लू होता है। क्यों होता है ब्लू? इसके ब्लू होने का जो कारण है वो है हीमोसाइनिन। काम ये भी वही करता है जो आपका हीमोग्लोबिन करता है। लेकिन इसके ब्लड का कलर जो होता है वो ब्लू होता है। हीमोसाइनिन कंसिस्ट ऑफ हीम प्लस साइनिन। साइनिन क्या है? प्रोटीन है। और यहां हीम क्या है? ये बना है कॉपर प्लस पोरफिरिन। कॉपर प्लस पोरफिरिन। कॉपर प्लस पोरफिरिन का बना होता है। आप में जब आयरन लग जाएगा तो ये रेड कलर का हो जाएगा, और जब आयरन लग गया तो रेड कलर का, कॉपर है तो ये ब्लू कलर का होगा। तो ऑक्टोपस का ब्लड इसीलिए नीला होता है। इसका हीमोसाइनिन वही काम करता है जो आपका हीमोग्लोबिन करता है। बात समझ में आई? अब देखेंगे आप जो इंसेक्ट होते हैं, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा भी है। इंसेक्ट के ब्लड में डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, आरबीसी नहीं होता है। तो इंसेक्ट के ब्लड का कलर जो होता है वो वाइट होता है, जिसे हीमोलिम्फ के नाम से जाना जाता है। लिख लीजिए,
इन जनरली इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, समानता कीट जैसे कॉकरोच। इन जनरली इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, ब्लड कलर इज कलरलेस और येलो इन कलर। समानता कीट जैसे कॉकरोच के रक्त का रंग श्वेत या पीला होता है। इनके रक्त में आरबीसी या कोई भी अन्य रेस्पिरेटरी पिगमेंट, कोई भी अन्य रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाई जाती। कोई भी अन्य रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाई जाती। ठीक है। इन जनरली insect, especially cockroach, blood color is white or yellow. In their blood not contain any type of pigment, so their blood not capable to carry oxygen. तो इनका रक्त शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को नहीं पहुंचाता। तब इसमें काम कैसे चलता है, अभी आगे बात करेंगे। भाई कॉकरोच को भी तो खाना खाएगा भैया, खाना खाएगा तो खाना उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से होता हुआ ब्लड में उसके भी जाएगा, और ब्लड से उसके शरीर के सेल में जाएगा, और जब सेल में जाएगा तो रेस्पिरेशन जो करेगा तो उसमें वो जो फूड मटेरियल टूटेगा तो टूटने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई का एक दूसरा तरीका है। पूरे शरीर में जाल बिछा है, अभी जब ह्यूमन का हार्ट पढ़ाएंगे उसी समय बता देंगे। पूरे शरीर में जाल बिछा है, पाइपलाइन बिछा है। जैसे ये दीवार है ना, यहाँ से पाइप खूब ढेर सारे नीचे आवे हैं, ऊपर से जो एयर है वो पाइप से होते हुए शरीर के लगभग प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचे, इसलिए उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग तरीके का होता है, ब्रीदिंग सिस्टम अलग तरीके का होता है। इसलिए उसकी मुंडी काट दो वो जिंदा बचा रहता है जाल के कारण, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी के आर्गन पे हो रही है। समझे ना? तो हम लोगों में ऐसा नहीं होता। एक चीज और लिख लीजिए नीचे कि ये उसका ब्लड लाल क्यों होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब तो से कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक देखिए वर्टिब्रेट होते हैं, वर्टिब्रेट में हम लोग हैं। हम सभी लोगों के रक्त का रंग रेड होता है, और जिन केवल केचुआ एक ऐसा है, केचुआ अर्थवर्म, जो वर्टिब्रेट नहीं है। यानी आप समझिए साधारण भाषा में उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है। बाकी देखिए जितने भी रीढ़ की हड्डी वाले हैं सबका रक्त लाल है। केचुआ ऐसा है जिनका जो कि रीढ़ की हड्डी नहीं रखता लेकिन रक्त का रंग लाल है। उसके रक्त में हीमोग्लोबिन तो होती है, आरबीसी नहीं होती। यानी हीमोग्लोबिन एक केमिकल है जो उसके रक्त में होता है, आरबीसी नहीं होती। लिख लीजिए। इनवर्टिब्रेट सभी रीढ़ की हड्डी वालों के रक्त का रंग लाल होता है, केचुए को छोड़ के, चाहे ऐसे लिख लीजिए।
केचुए को छोड़कर। केचुए के रक्त में हीमोग्लोबिन तो होता है, आरबीसी नहीं होता। इन इनवर्टिब्रेट लाइक अर्थवर्म, blood color is red. Blood color is red, but RBC is not present. Hemoglobin is present. ठीक है, अब आ जाइए आगे। लास्ट पॉइंट को डिस्कस करने में, समझाने में टाइम तो लगता है। अब बी वाला बचा है। बी का मतलब होता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में पेट्रोल भी है, कोयला भी है, डीजल भी है, कैरोसिन ऑयल है ना। तो ये जो फॉसिल फ्यूल जब जलता है, रिलीजेस सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत सारी गैसें निकलती। Among this, one gas is very dangerous for us, that is carbon monoxide. कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, सल्फर की ऑक्साइड भी होती है। लेकिन जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जब एयर में रिलीज होती है, आप ब्रीथ करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो आपका एचबी इन गैसों में से, जो एयर में तमाम गैसें हैं, उनमें से ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। हीमोग्लोबिन का जो एक्चुअल में कलर होता है वो स्लाइटली ब्लू होता है। जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो इसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसका कलर क्या हो जाता है? डार्क रेड। इसका कलर डार्क रेड हो जाता है, इससे कंबाइन करता है किससे? ऑक्सीजन से। अब आपके एयर में बहुत सारी गैसें हैं अब इसके सामने ऑप्शन है। जब आपने एयर को इनहेल किया, इंस्पिरेशन किया, इंस्पिरेशन का मतलब जब एयर आपके लंग्स में गई, और हीमोग्लोबिन के कांटेक्ट में ऑक्सीजन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। अब इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा है कि ऑक्सीजन के कंपेयर में हीमोग्लोबिन से जो कंबाइनिंग कैपेबिलिटी है वो 250 टाइम मोर देन द ऑक्सीजन। यानी हीमोग्लोबिन about 250 टाइम मोर कंबाइनिंग कैपेबिलिटी विथ कार्बन मोनोऑक्साइड देन ऑक्सीजन। अर्थात हिंदी में जब हीमोग्लोबिन को देखें तो वो ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ने की क्षमता 250 गुना अधिक रखता है। और जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइंड करेगा तो हीमोग्लोबिन का जो जैसे होता नहीं, मेरी बात समझिएगा, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को पकड़ा, ये बॉडी की सेल है। हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को पकड़ा और बॉडी के सेल तक डिलीवर किया, छोड़ा और चला आया। इसको एक बार पकड़ लिया तो ये इसका पीछा नहीं छोड़ता है। ऐसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है कि एचबी ने जब सीओ को पकड़ा तो एचबी भी खत्म हो गया। यानी अब हीमोग्लोबिन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा?
ऐसी है कि इससे पकड़ लिया, अब हीमोग्लोबिन को सीओ छोड़ेगा नहीं। सीओ छोड़ेगा नहीं तो फिर हीमोग्लोबिन क्या हो गई, बेकार हो गई। और इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोक्सिया। कुछ बात समझ में आई? यानी एयर में लिख लीजिए, इन द इफ इन आवर एटमॉस्फियर, इफ in our atmosphere more amount of carbon monoxide present, in this condition hemoglobin have tendency to combine with carbon monoxide. Hemoglobin have 250 times more tendency. Hemoglobin have 250 times more tendency to combine with carbon monoxide than oxygen. हिंदी में लिख लीजिए, यदि हमारे वायुमंडल में, यदि हमारी वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ने की क्षमता 250 गुना अधिक होती है। In this condition causes this condition causes हाइपोक्सिया। इस दशा में हाइपोक्सिया रोग हो जाता है। कॉजेस कारण बनता है हाइपोक्सिया का। आदमी का दम घुटने लगता है क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या होगी, लगातार कम होती जाएगी ना, कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ेगी। उसका कारण ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की बनावट, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें CO का और O2 का, दोनों अलग। ये कार्बन है या 2 एटम से भी बना है, 2 एटम से भी बना है, लेकिन जब हीमोग्लोबिन के ऑप्शन में ये दोनों हैं तो इससे पहले जुड़ेगा 250 टाइम मोर टेंडेंसी टू कंबाइनिंग विथ कार्बन मोनोऑक्साइड देन ऑक्सीजन। तो इससे नहीं जुड़ेगा, इसको जुड़ेगा। इससे जुड़ा तो ये कहानी खत्म, और इससे जुड़ा तो ये चलता रहेगा। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के कारण ऐसा होता है। और जब पोल्यूशन होगा तो ये समस्या दिखेगी आपको। बात समझ में आई? इसलिए मैंने उसको बी लिखा, बर्निंग। तो जैसे जैसे आप देखेंगे जो सिटी के मिडिल ऑफ द सिटी में रहने वाले लोग होते हैं उनमें स्वास्थ्य की समस्या ज़्यादा दिखेगी, और इंड ऑफ द सिटी में रहने वाले लोग जो होंगे उनमें ये समस्याएं कम दिखेंगी। आप जाहिर समझ सकते हैं, मिडिल ऑफ द सिटी में रहने वाले लोग जो होंगे नेचुरली कि उनमें हीमोग्लोबिन, जब आपके बॉडी की सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो दूसरी भी समस्याएं पैदा होने लगेगी। आपको फ्रेश एयर नहीं मिल पा रही है। अब सिटी के इंड में या गांव में जो रहने वाले लोग होंगे उनमें ऐसी समस्या बहुत कम दिखेगी क्योंकि वहां की एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड उतना है। अब आ जाइए WBC पर। WBC अगर आप इतना समझ लिए हैं
इससे ज़्यादा आरबीसी को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इसके आगे पीछे से क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, लेकिन किसमें नहीं पूछेगा? यूपीएससी और यूपीपीसीएस में। अगर आप साइंस से रिलेटेड किसी और का एग्जाम दे रहे हैं तो फिर और कुछ पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। आइए अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की।